एहसान मजहर नियामत भाई, इस स्कूल के बानी जनाब भाई नाजिम साहब, मेरे अजीज, और इस इलाके में अंग्रेजी तालीम को बेहतर तौर पर नई नस्ल तक मुंतकिल करने वाले मेयारी इंसान के वारिस नसरुल मिनल्लाह रूमी बाबू, इस स्कूल के मुअल्लिम और बच्चों के मौसिन अजीजी अफान बाबू, इस इलाके में अखलाकी तालीम के तहरीक के बानी और मुहर्रिक जनाब मौलाना अब्दुल गफूर साहब, स्कूल के ज़मीन दाता जनाब भाई अब्दुल मालिक साहब, इस स्कूल के टीचर हजरात, मुख्तलिफ बस्तियों से आए हुए बुजुर्गों, नौजवानों, नेक तरीन माँ बहनों और बेटियों, और इस स्कूल के प्यारे बच्चों और बच्चियों, अपने वालिदैन के आँखों के तारे, उनके हसीन ख्वाबों की ताबीर बच्चों, आसमान के तारों और चमन के फूलों से ज़्यादा खूबसूरत बच्चों और बच्चियों और हाज़रीन, मुझे आज इस महफिल में अपने आप को आपके दरमियान पाकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि यही इलाके में एक मेयारी तालीम का इदारा आपको मुयस्सर है। और मुझे इस बात पर और खुशी हो रही है कि मेरी समाजी ज़िंदगी के 40 साल हालात हैं और अमली तौर पर सियासत के 22 साल। आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग कहीं तालीफी महफिल का इनेकाद करते तो खाल खाल औरतें नजर आती थी, बेटियों की तादाद बहुत कम होती थी। माशाअल्लाह आज की महफिल में बेटियों की कसीर आबादी, बल्कि बेटों से ज़्यादा आबादी, मर्दों से ज़्यादा औरतों की आबादी इस बात की अलामत है कि हमारी माओं और बहनों ने, हमारी बेटियों ने अपने समाज को तब्दील करने का और नई नस्ल को तालीम देने का और खुद तालीम हासिल करने का फैसला कर लिया है। अब हमारे समाज को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया है। ज़मीन बनाई उसने तो आसमां भी, चांद बनाए तो सूरज भी, फूल दिए कांटे भी, रात दिया तो दिन भी, और पूरी दुनिया जो चलती है वो औरत और मर्द 2 चक्के के गाड़ी पर चलती है। किसी भी समाज की तरक्की के लिए जरूरी है कि उस समाज में उसूल व ज़वाबित अच्छे हों। 26 जनवरी के ताल्लुक से सिर्फ मुख्तसरन मैं ये बात कह दूंगा कि अंग्रेजों की गुलामी से निजात के बाद बादशाहत को ख़त्म कर दिया गया। रानी के कोख से जन्म लेने वाले बादशाहों और शहजादों पर पाबंदी लगा दी गई और मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम कायम किया गया। और जमहूरी निज़ाम में ये बात की गुंजाइश हुई कि अवाम ही अपने लोगों को चुनकर अपना इमाम बनाएगी, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। इसलिए पहले कहा जाता था कि जैसन राजा वैसन प्रजा। रूम का नेरो बांसुरी बजाता था वहाँ का शहंशाह। नतीजा होता था कि चरवाहा भी बांसुरी बजाता था। मोगल ने गोल गुंबद वाले घर बनाए तो आपकी बस्तियों में भी गोल गुंबद वाले मस्जिदें बने। राजा का असर प्रजा पर पड़ता है। तो पहले राजा जैसा होता था, प्रजा वैसी होती थी। अब राजा के घर में राजा जन्म नहीं लेता, तो अब क्या होता है, प्रजा जैसी होती है, राजा वैसा होता है। इसलिए आपको समाज को तब्दील अगर करना चाहते हैं तो चंद बुनियादी चीज़ों पर मैं बिलखुसूस अपनी बेटियों को सामने में रखकर, अपनी बहनों को सामने में रखकर 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। नाज़िम जलसा ने उस तरफ इशारा भी किया है और मैं इस वक्त की ज़रूरत भी समझता हूँ। प्यारी बेटियों, हफ्ते में 2-3 दिन मेरा इधर से जाना होता। जब मैं अलता से लेकर रहमत पारा से लेकर इधर करीब पिपला तक आगे जाते हुए जब बेटियों को देखता हूँ स्कूल की तरफ, तो मुझे बेइंतहा खुशी होती है।
طبیعت چاہتی ہے کہ ان کے قدموں کو چوموں کہ یہ بیٹیاں ہیں جو انشاءاللہ سیمانچل کو تبدیل کر دیں گی. اور آپ کے یہاں جو کچھ حالات ہیں اس وقت، آپ کے الطاف اسکول کا ہو یا نعمت بھائی نے جو بنیاد رکھی تھی ڈائمنڈ پبلک اسکول کی، اس نے ہمارے نئی نسل کے سامنے میں ایک بڑا معیاری تعلیم کا بندوبست کر دیا ہے. یہ چیزیں دوسری جگہ نصیب نہیں ہے، اس کی قدر کریں. ایک بات کہوں گا بیٹیوں کہ دنیا میں ہر ایک انسان کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ خواتین کا بڑا رول ہے. عیسیٰ اور مریم کے قصے تم نے سنے ہوں گے. نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے سنا ہوگا، جب قرآن کی پہلی وحی کا نزول ہوا تو کانپتے ہوئے گھر کو آئے تو کسی مرد نے سہارا نہیں دیا بلکہ اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سہارا. تم یہ بھی جانتے ہو کہ گاندھی جب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے لندن تو ماہی نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا لندن تعلیم کے لیے بھی بہت مشہور ہے، لیکن دو باتیں بیٹا، ناری اور شراب وہاں کی بڑی گندی چیز ہے، بیٹا تو اس سے دور رہنا. لندن بہت لوگ پڑھنے گئے لیکن مہاتما گاندھی ہی بنے چونکہ ماں کی نصیحت پر اس نے عمل کیا تھا. ایک بات اور بتا دوں، تاریخی واقعہ ہے ہمارے بزرگوں کے لیے بھی اور ہماری بیٹیوں کے لیے بھی، چونکہ قوم کی مائیں ہو تم. خالی نے تمہارے بارے میں کہا، ماؤں بہنوں بیٹیوں، ملکوں کی عزت تم سے ہے، قوموں کی بستی ہو تم ہی. قوموں کی عزت تم سے ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، نسلوں کی عزت تم سے ہے. یہ اثار تھے ان کے کہ ماں اور بہن اور بیٹیاں جن کے آغوش میں انسانیت تربیت پاتی ہے، ان کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھو علامہ اقبال کے بارے میں تم نے سنا ہوگا، نوجوانوں تم نے بھی سنا ہوگا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. یہ جو پیارے سے الفاظ ہیں یہ کن کے ہیں؟ یہ علامہ اقبال کے ہیں. دیکھو علامہ اقبال کیسے نیک انسان بنے. نیک انسان بننے میں ماں کا کیا رول ہوتا ہے؟ ماں کا رول یہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک کاروبار کرتے تھے اور علامہ اقبال اس وقت ماں کے پیٹ میں تھے. بیوی نے شوہر سے کہا، یہ کام جو آپ کرتے ہیں اس کے رزق کے حلال ہونے میں مجھے شبہ ہے، اس کام کو چھوڑ دیجئے اور کم ہی پیسہ ہوگا، میں زندگی گزار لوں گی، کیونکہ میرے جسم میں فرشتے کی پرورش ہو رہی ہے. آپ کے خوراک سے کہیں جس خوراک میں مجھے شبہ ہے. کام کیا کر، چوری نہیں کر رہے تھے، ڈکیتی نہیں کر رہے تھے، یہ ایک سودی کاروباری کے ہاں نوکری کر رہے تھے سوسائٹی میں. اور چونکہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو کہا یہ کاروبار چھوڑ دیجئے. آج کی عورتیں، آج کی ساس، آج کا سسر اس دلہا کو کامیاب سمجھتا ہے جو اگر کرانی ہو تو تنخواہ کے پیسے بچ جائیں اور رشوت کے پیسوں سے زیور خریدا جائے، وہ کامیاب انسان ہوتا ہے. کہتا ہے کہ ہنچر مہمان بہت کمائی ہے، تنخواہ پیسہ سبلا بچے جا کر ٹیبولر معاملہ سے ور کام چلے جائے. یہ مزاج ہے لوگوں کا، یہ حرام خوروں کا مزاج. یہ حرام خوری نہیں. علامہ اقبال کی مائیں نیک تھی، ماں نیک تھی. اس نے کیا کہا، میرے شوہر نامدار یہ کام چھوڑ دیجئے، بابوئی کو ختم کر دو، رزق پیسے کم ہی ہوں گے، میں پھٹی ہوئی ساری پہن لوں گی، میں سوکھی روٹی کھا لوں گی، لیکن رزق حلال مجھے چاہیے. شوہر نے کہا اچھا چھوڑ دیتا ہوں. اسی درمیان میں علامہ اقبال کی پیدائش ہو گئی اور بیٹے کی پیدائش پر ماں خوش ہوتی ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے. علامہ اقبال کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، اپنے کان کی بالیاں بیچی، ایک تازہ بکری جنی ہوئی خریدی اور اپنے شوہر کو کہا کہ میں اس وقت تک دودھ نہیں پلاؤں گی جب تک یہ کاروبار آپ نہیں چھوڑیں گے. کل تک میں مجبور تھی کہ بیٹا میرے جسم میں تھا، آج مجبور نہیں ہوں، میں بکری کا دودھ پلا کر پالوں گی. شوہر کو غیرت آئی، شوہر نے وہ کام چھوڑا اور علامہ اقبال کے ماں نے علامہ اقبال کو اپنا دودھ پلایا. جانتے ہو بیٹیوں کیا ہوا؟ علامہ اقبال جیسا بڑا شاعر کوئی نہیں ہوا.
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رات کو جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آنسوؤں سے قرآن خشک ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ مت کہو رشوت کے پیسے سے گڑیا اینٹ سے بڑا مکان نہیں بن سکتا، اور یوں ہی جولہا کے بنے ہوئے کپڑے بنارس کی ساڑیاں نہیں بن سکتی۔ تو رزق ایسا ہوگا، انسان ویسا ہوگا۔ اب دیکھو میں 2-3 باتیں تم کو اور کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورے سیمانچل میں، پورا بہار میں سیمانچل سب سے زیادہ غریب ہے اور سب سے زیادہ ان پڑھ بھی ہے۔ اور جانتے ہو انفینٹ موٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں، نومولود بچے کے مرنے کی شرح وہ بھی سب سے زیادہ سیمانچل میں ہے۔ جو گود کا بچہ پیدائش کے بعد مرتا ہے ہاسپٹل میں پیدائش میں، وہ سب سے زیادہ کچن میں مرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جہالت، اس کی وجہ ہے ان پڑھ۔ عورتوں کو کیا کھانا چاہیے، کس وقت کیا پہننا چاہیے، کس وقت سونا چاہیے، کس وقت آرام کرنا چاہیے، یہ ہماری ان پڑھ مائیں نہیں جانتی۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں کہ ابھی 25 تاریخ کے اخبار کو میں ضروری سے شیئر کر رہا تھا، دینک بھاسکر کے اخبار کے جملے کو میں نے درجنوں جگہ سنایا۔ کیا سنایا بیٹیوں؟ کہ آپ لوگ بھی علماء حضرات، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا سا دل پر سنیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 25 دسمبر کو دینک بھاسکر میں خبر چھپی اور پٹنے میں سرخی کی خبر تھی، لیڈ کی خبر تھی۔ اخبار میں موٹے حروف سے جو خبریں لکھی جاتی ہیں بیٹا اسے لیڈ کی خبریں کہتے ہیں۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ کہ دیہ کے بازار سے لے کر کشمیر کی وادی تک سسک رہی ہے سیمانچل کی بیٹیاں۔ معلوم ہے بیٹیوں اس علاقے سے کتنی بیٹیاں بیچی گئیں، کتنی بیٹیاں فرار ہو رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی ایک انگریزی اخبار میں ان بورن کملا کے نام سے ایک مضمون چھپا کہ ملک میں آج پیٹ میں ہر دن لاکھوں بیٹیوں کو، کوئی منٹ ایسا نہیں جاتا جو بیٹیوں کو مارا نہیں جاتا ہے۔ ہر سال بھارت میں 7.5 لاکھ لڑکیوں کی ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ ابھی 5 سال ہوا گنگا کے کنارے ایک 12 سالہ بچی کو ندی سے ڈوبتے ہوئے بچایا گیا، اور جب ہاسپٹل میں اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بیٹی تم کو کس نے سمندر گنگا میں پھینکا؟ اس بیٹی کا بیان سن لو۔ وہ بیٹی کہتی ہے کسی دشمن نے نہیں بلکہ میرا باپ جو سپاہی ہے، BSF میں نوکری کرتا آسام میں، وہ گھر آیا ہوا تھا، مجھے گنگا کنارے لایا، وہ پٹنہ دکھانے لایا، گنگا اشنان کرنے کے بہانے یہاں لایا۔ دائیں بائیں جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو میرے منہ میں کپڑا باندھ کر کسی دشمن نے نہیں، میرے باپ نے پھینکا ہے۔ کیوں؟ کہا بیٹی ایسا کیوں کیا تمہارے باپ نے؟ کہا میری 3 بہنیں پہلے سے جوان ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، میں چوتھی بیٹی تھی اور میرا باپ مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ کیا بیٹیوں تم نہیں دیکھتے؟ کیا نوجوانوں تم نہیں دیکھتے اپنے بڈھے باپ کو، اپنے بڈھے دادا کو؟ کسی عالم کی بیٹی بہو بن کر آئے، کسی دیندار کی بیٹی بہن کر آئے، ساس سسر کا اگر پاخانہ پیشاب آ جائے تو ایک ہاتھ سے ناک داغتی ہے، دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالتی ہے، لیکن اگر بیٹی آ جائے، بیٹی کو بخار بھی ہو اور اگھن پوس کے کڑاکے کی سردی بھی ہو، ماں باپ پخانے میں سنا ہوا رہے تو وہ بیٹی اس کو دھونا عبادت سمجھتی ہے اور اس بیٹی کا بھی ہنستی ہے۔ تم سمجھتے ہو؟ تم نے دیکھا ہے ابھی یہ کتے کے پلے چھوٹے چھوٹے، ابھی جاڑے کے دنوں میں تم دیکھتے ہوگے کہیں راک کنارے، کہیں چولہے کے کنارے بیٹھے ہوئے۔ جانتے کتیا جب بچے دیتی ہے تو دبلی ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں وہ ڈنڈے زیادہ کھاتی ہے، کیونکہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کتیا کو خوراک چاہیے۔ جب اسے خوراک نہیں ملتی تو کسی کے باورچی خانے میں گھستی ہے، اور جو دودھ پلانے والی کتیا زیادہ باورچی خانے میں گھستی ہے، زیادہ ڈنڈے کھاتی ہے۔ لیکن تم نے دیکھا کسی کتیا نے اپنے بچے کو مارا ہوگا؟ کتیا نے بھی اپنے بچے کو نہیں مارا ہے۔ لیکن تم نے ضرور سنا ہوگا کہ پٹنہ میڈیکل کالج میں درجنوں بیٹیاں ایسی ہیں جن کی مائیں ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پٹنہ اسٹیشن پر ماں اور باپ دونوں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ابھی مہینہ دن ہوا ہے پکڑا گیا ہے۔ ٹرین پہ اپنے بچیوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے بیٹیوں؟ بیٹیوں ایسا اس لیے ہے کہ اس سماج نے بیٹی کے روپ میں مورتیوں کی تو پوجا کی، بیٹی کو کہا یہ جنت کی نشانی ہے۔ ایک بیٹی پیدا ہو گئی تو لڈو کھلانے والی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ مرضی،
तीसरी बेटी पैदा हुई तो कन्या मनहूस। और कौन कहती है ज्यादा? सबसे ज्यादा कहती है सास और ननद, जो खुद औरत है। इसलिए समाज ये कुत्तों से गिरा हुआ समाज है, जिसमें बेटियों को इज्जत न दी जाए, और जिस समाज में बेटी को इज्जत नहीं दी जाएगी वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बेटियों, आज तुम्हारे तालीम की बड़ी जरूरत है। आज से 20 साल 25 साल की औरतों के जिम्मे क्या काम था? हमारी माएँ हो या नामत भाई की माएँ हो, धान उबालना, धान उछलना, धान कूटना, हम लोगों ने अपने माओं को कूटते हुए देखा है। बहनों का काम क्या था? सुजनी बनाना, सिक्किया बनाना, क्या बनाना, कोठी देना, पटवा सुखाना, ये सारा काम औरतों का था। बड़ी मुसीबत के काम थे। लेकिन आज बेटियों तुम खुशहाल हो कि आज तुम आम दिनों में जो कपड़े पहनती हो, आज से 50 साल पहले दुल्हन को भी ये कपड़े नसीब नहीं थे। हमारे गांव में जूता वही पहनता था जब शादी करने के लिए जाता था, कुर्ता मांगकर, साड़ी मांगकर लोग जाते थे मेहमानदारी। आज अल्लाह की इतनी सारी नियामत आ गई है बेटी, लेकिन एक बड़ी मुसीबत आ गई है। बड़ी मुसीबत क्या आ गई है कि कल तक गरीबी थी लेकिन बाप घर पर था, लेकिन आज बाप पंजाब में है, बेटी घर पर है, बाप की निगरानी नहीं। सिर्फ बारिश हो तो फसल अच्छी नहीं होती, धूप जरूरी है। माँ बारिश है, बाप धूप है। माँ 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल दूध पिलाती है, 5 साल तक पाखाना धोती है, फिर भी सुबह कहती है बेटा जल्दी उठो, जल्दी उठो। 5 बार कहने पर नहीं उठता बेटा। आप बाप एक बार तो डपट के कहेंगे अब्दुल्ला अभी तक उठते नहीं हो, तो बच्चा उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है? क्यों? वो जानता है ज्यादा बदमाशी करूंगा तो माँ रो देगी, लेकिन ज्यादा बदमाशी करूंगा तो बाप धो देगा। ये धोने वाला जो बाप है ना, वो कहाँ है? पंजाब में इस वक्त। आने वाले 50 सालों में नौजवानों, तुमको रोजगार यहाँ मिलने नहीं जा रहे हैं, प्रदेश में रहना होगा। औरतों का वो काम नहीं, तो अब क्या काम है? कल तक जो औरतों का काम नहीं था वो काम तुमको करना है। डॉक्टर के यहाँ कल तक शौहर ले जाता था, अब तुमको अपने बच्चे को ले जाना है। कल तक बेटा माँ को डॉक्टर के यहाँ ले जाता था, भाई प्रदेश में है, बहन को लेकर जाना है। स्कूल में बच्चे का नाम खुद से तुमको लिखाना है। तुम्हारा आधार कार्ड खराब हो गया, ब्लॉक तुमको जाना है। घर में गिनती करने आएगा सर्वे कर्मचारी, तुमको उससे बात करनी है। मैयत कहीं हो गई है, ऑटो रिक्शे वाले को फोन तुमको करना है। तो बेटियों, कल के बनिस्बत आज तुम्हारे ऊपर इल्मी काम बढ़ गया है। बैंक का पैसा कैसे निकालोगी ये तुमको सीखना है। अगर ये सब न सीख सकोगी तो पीछे हो जाओगी। उससे ज्यादा नुकसान क्या होगा कि आज बेटियों को बाप का भी रोल अदा करना है। और आज कोई अच्छा टीचर मुंशी नहीं मिलता। वो टीचर यहाँ तनख्वाह 5,000 दोगे, उसको दिल्ली में 25,000 मिलता है। आज यहूदियों ने ये क्या काम किया बेटियों? दुनिया में जानते हो यहूदियों की आबादी बहुत कम है। कहा यह गया है कि पूरे दुनिया में 1 करोड़ यहूदी होगा, अब पूरे दुनिया को नचा रहा है। यहूदी क्या करता है? यहूदी करता यह है कि अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देता है। कहा यह जाता है कि यहूदी माएँ जब उम्मीद से होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो शौहर और बीवी 4 महीने के बाद मैथमेटिक्स को हल करता है बोलते हुए, ताकि उनके बच्चे पर असर पड़े और वो बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है। और आज तुम्हारा क्या मामला है? शहर में जाओ, बैंक में मुलाजमत करता है, सुबह बच्चे को लेकर लाइन पे खड़ी है स्कूल भेजने के लिए। घर से फोन आया, बहन की शादी है, कहा अम्मा माफ करना, बाबू का एग्जाम है, मैं नहीं आ सकती। बहन की खाला की शादी हो जाती है और दौलतमंद एक अफसर का बच्चा अपने खाला की शादी में नहीं जाता क्योंकि उसे पढ़ना है। लेकिन जिसके बाप के घर में कुछ भी नहीं है, मास्टर साहब और खाला शादी से छुट्टी दिवाए थे, शादी ने वो आज नहीं वासो गई 2 दिन पहले कि पढ़ाबो तो परामर्श साहब नहीं तैला मी बर्दाश्त हुआ नहीं छी और माँ मुख्य नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? बेटी और माए तुमको मैं कस्में देता हूँ। अभी एक स्कॉलर आए थे, उसने कहा बदनसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चों की तालीम से ज्यादा उसकी शादी पर खर्च करते हैं। तुम उसकी तालीम पर खर्च करो, उसकी शादी आसान हो जाएगी। आज शादी में खर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे भोज में बर्बाद हो रहे हैं। धक्का खाने के लिए आ जाएगा, पीछा खाने के लिए आ जाएगा, खाला की शादी में, नौरोजी में। नतीजा ये हो रहा है जो बच्चा आगे बेंच में बैठता था, 2 दिन जो गैर हाजिर रहा, सबक नहीं पढ़ पाया, वो बच्चा तीसरे बेंच पर चला गया, चौथे बेंच पे चला गया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कान खोल कर सुनो,
सब कुछ करो, लेकिन अपने बच्चों के मुकद्दर को बर्बाद मत करो। ये बच्चे जन्नत के फूल हैं, ये जन्नत के फूल हैं। अगर तुमने इसे बिगाड़ा तो ये दोजख के कांटे भी बन सकते हैं। और तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार आज का लालची नौजवान, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिले तो ससुर की दौलत पर उसकी शान होती है। आज जहेज के लिए तालीम याफ्ता तड़पा रहा है। एक बात मैं आखिर में कह के जाऊंगा कि सिर्फ तालीम हासिल करने से समाज अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज समाज में जितना करप्शन है, जितनी बेईमानी है, उसमें जाहिल लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। गुरु जी का आदेश है, एक मिसाल में देना चाहता हूं कि लोहे का एक टुकड़ा है और पड़ा हुआ है, खाल की फल्ली है या कुछ भी हो, और जब उसे भंगा टूटा वाला खरीदने आता, क्या रुपए किलो देता है? 20 रुपए किलो देता है। वो लोहा क्या है? वो अनपढ़ है। जब उसी लोहे को लोहार जलाता है, उससे चाकू बना लेता है, तो 1 किलो के 10 और 5 चाकू बना लेता है। और वो चाकू बाजार में कितने में मिलता है? 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक। 1 किलो खाम लोहे का टुकड़ा तुमने जिसे जंग लगते हुए बेचा था 20 रुपए था, जब वो पढ़ लिख लिया तो उसकी कीमत 400-500 रुपए हो गई। कीमत ज्यादा हुआ कि नहीं? वो लोहा जो गिरा हुआ था वो अनपढ़ था, जब जलाया गया, पीटा गया तो तालीम याफ्ता हो गया, चाकू बन गया तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। अब देखो ये चाकू, अब ये चाकू बच्चे के हाथ में हो तो उंगलियां काट देता है, माँ के हाथ में हो तो सब्जियां काटती है, और डाकू के हाथ में हो तो गर्दन काटता है, और डॉक्टर के हाथ में हो तो नश्तर है, वो जख्म को मवाद निकालकर जिंदगी बख्श देता है। ये चाकू चारों पढ़ा लिखा था ना, यही चाकू है जो माँ को सुबह नींद से उठाती है, माँ नमाज पढ़ो। यही चाकू है तालीम जो माँ को अतहियात सिखाती है, दरूद सिखाती है, और यही तालीम है जो मोबाइल में बात करके लड़कों से फरार हो जाती है। इसलिए इस तालीम से बेटियों, तालीम तुम्हारे पास होना चाहिए। तालीम हो सेहत के लिए, तालीम हो समाज की बेहतरी के लिए। और ऐसी बेटियों, अगर तुमने इंटरमीडिएट से पहले और शादी से पहले मोबाइल की शिकार हो गई तो तुम अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर दोगी। मैं नौजवानों से और गैरतमंदों से कहना चाहता हूँ, तुमको गैरतमंद अगर तुम भाई हो, अगर गैरतमंद तुम बाप हो, एक कमरे में अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ अगर नहीं देख सकते हो तो जान लो कि एक मोबाइल में भी गैर मर्द उससे बात नहीं कर सकता है। ये लाजिम कर लो, वरना समाज तबाह बर्बाद होता है। ये समाज है। और बेटियों, तुम्हारे पास तालीम के मौके हैं। मैं 2 लतीफा सुनाऊंगा तुमको कि देखो, दौलत ही सब कुछ नहीं है। तुम्हारे बाप ने 8 बार सोने दिए, लाल गाड़ी दी, शौहर शराबी और आवारा हुआ तो जेवर भी बेच खाएगा, गाड़ी भी बेच खाएगा, और तुमको परेशान भी करेगा। और तुमने इन चीजों के बजाय आज देख लो, किसी के कान में 5 भर जेवर है, उनका बच्चा यहाँ नहीं थिरक सका है, और जिसके कपड़े फटे हुए हैं और उसका बच्चा यहाँ अगर प्रोग्राम दिया है, उस माँ का सीना चौड़ा हो गया है, मेरे कान में बाली नहीं लेकिन मेरा लाल मंच पर है, इससे बढ़कर कोई नियामत नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों को तालीम दो। और नहीं तालीम दोगी तो क्या होगा? शौहर और बीवी का रिश्ता नहीं निभेगा अच्छा सा। एक महाजन ने 10 बार सोना देकर अपनी बेटी की शादी प्रोफेसर से करा दी। सर, मैं सुना रहा हूं आपको, क्या हुआ? अजीब था, वो शायर था। पंक्तियां उसे कहती थी। नौरोज के दिन में गया तो छत पर बैठा तो देर तक वो अपनी शायरी करने लगा। बेटियों, वो कहने लगा, अरे आसमान में चांद है कि तुम चांद हो, 14वीं की रात है, सब भर है चर्चा तेरा, लोग कह रहे हैं चांद है, मैं कह रहा हूँ चेहरा तेरा। अब उसको चांद, तारे, सितारे सब कुछ ये समझा रहा है, लेकिन महाजन की बेटी के कान में सोना था, इलम उलम तो था नहीं। तो आई जब नीचे तो ननंद ने उनसे पूछा कि बहुत खुना से ऊपर छिलो मेहमान चिकी कब को उर्दू। तो बोले कि क्या बोल रहा है कि पहले तो पढ़ा लिखा आदमी वैसे उर्दू बोलता था, समझ में नहीं आती थी। तो बोलता चाहे भयारा तक, लेकिन नहीं बता की पगला ऊपर छिनू तो मेरी चांदरा कभी देखी नहीं, चांदरा दिखाएंगे। वो बेचारा दिल टूट गया उसका जब ये सुना कि मेरी बीवी कह रही है कि हमको चांदरा दिखा रहा था, मैं पागल हूँ। दिल टूट। इस इलाके का अफसर बेटा, इस इलाके का बड़ा ऑफिसर बेचारे इंतकाल कर गए। उसको पटने में उसकी बीवी ने बेहतरीन अंदाज से चाय पिलाई और खातिर कर दी। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी इसी अदा पर तो हम मर जाते हैं। मतलब कि भाई तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अच्छी मेहनत की,
लेकिन बीवी का जुमला सुन लो। बीवी ने क्या कहा, इला नौस नौस बात ना बोलो। तो बेटी अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं होगी तो तुम्हारा भी हाल नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ मेरी बेटियों, अभी मैं बताता हूँ तुमको, मैंने अभी बेटी की शादी पिछले साल दी और अल्लाह का शुक्र हुआ, तालीम याफ्ता लड़का मिला, बेटी को तालीम दी तो बगैर जहेज के शादी है। और इस वक्त तुम अपने बाल बच्चों को शादी से रोको, मैयतों में जाने से बिला वजह रुको। तुम्हारी बर्बादी की एक बड़ी वजह, आज जो तुम यहाँ आई हो, ऐसा नहीं प्रोग्राम सुनने आई हो, हर इंसान के तबीयत में कुछ न कुछ देखने की ख्वाहिश है। मर्द इसलिए कम है कि वो बाजार जाते हैं, मेला जाते हैं, किशनगंज जाते हैं तो उनका दिल भर जाता है, और मैयत में जाती है औरतें तो ऐसा नहीं कि मरने वाले पर बहुत गम है, उसको छूट मिलता है बस्ती घूमने का, इसीलिए वो ज्यादा जाती है। वो नहीं तो अगर उसको मरने वाले पर गम होता तो मैयत देखकर नमाज शुरू करती, मैयत देखकर उदास होती। इसके घर का पर्दा, उसके घर का शीशा, उसके घर का सिंगारदान, उसके घर का पत्थर, ये नहीं देखता अगर मरने का खौफ होता। तो इसलिए ऐसा जाना ये समाज की बर्बादी है। इन चीजों से बचो। कुछ नसीहतें हमने की हैं, शायद तुम्हारे लिए काम आए। हमारी बड़ी आरज़ू है कि सीमांचल की बेटियां ऐसी पढ़ी लिखी बने कि अपने बच्चों की सफीक माएँ बने, अपने गोद में अपने बच्चों को तालीम देने वाली माँ बन जाएं, अपने शौहर के बस्ती में एक मकतब की टीचर हो जाएं, अपनी बस्ती में एक स्कूल खोल सकें। ऐसी बेटियां हो जाएं जो माँ को दवा पिला सकें। ऐसी अनपढ़ बेटी न हो कि बच्चे को खुजली हो तो खिलाने वाली दवा पिला दे और पिलाने दवा जब खिला दे और बच्चे की दुश्मन ऐसी माँ हो जाए। ऐसी बेटियों की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें रायगा नहीं जाएंगी। और एक आखिर बात मैं कह के जाऊंगा कि ये टीचर जो है बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं। नाजिम साहब जैसे टीचर, अफान के छोटे भाई अफान जैसे टीचर, ये बाहर निकल जाए बेटा तो 25,000 40,000 रुपये महीना कमाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लोग कुर्बानी दे रहे हैं अगर तुम्हारी बस्तियों में तुमको तालीम दे रहे हैं, और उस पर अगर मंथली फीस अगर जमा नहीं कर पाते हो तो गरीब से गरीब आदमी चौक पर जाकर डेली चाय और पान खाकर तुम 50 रुपए खर्च करते हो। 1000 रुपए से कम कोई गरीब खर्च नहीं करता, लेकिन 500 रुपया बहुत महंगा हो जाता है। तो उन्होंने अगर पैसा अपने बच्चे पर खर्च नहीं किया तो बच्चा फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चों की तनख्वाह कभी बाकी मत रखिए, इस बात का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।